हेलो स्टूडेंट, तो सबसे पहले तो आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ईसीआई नीति में दिस इज चंचल कुलदीप। तो जैसे कि हमने क्या स्टार्ट कर रखी है सेल बायोलॉजी, लेकिन उसके साथ साथ में एक दूसरी सीरीज हमने चला रखी है। कौन सी? एनसीईआरटी बाउंसर सीरीज, जिसमें हम आपके लिए खोद खोद कर एनसीईआरटी को क्या एनसीईआरटी का तार तार बिखर करके हम आपके लिए क्या ले रहे हैं, ऐसे टॉपिक लेकर के आ रहे हैं जो आपको दिखाई नहीं देते एनसीईआरटी में, लेकिन वहां से बार बार क्वेश्चन पहुंचे जाते हैं और बार बार यही डायलॉग होता है स्टूडेंट का कि ये तो आउट ऑफ एनसीईआरटी इसलिए हमें आया ही नहीं। लेकिन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं होते, वो एनसीईआरटी में ही होते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देते। इसीलिए तो मैं आपके सामने हाजिर होता हूं। तो ऐसे वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो आपको टाइम टाइम पर मिलती रहेगी। आप तो क्या करें, उनको लाइक करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। तो हमने सेल बायोलॉजी में अब तक क्या देख लिया था? सेल बायोलॉजी में अब तक यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में जितने भी डिफरेंस है, हमने सारे के सारे डिफरेंस देख लिए थे। जितने भी डिफरेंस सिर्फ सेल बायोलॉजी में नहीं, 38 के 38 चैप्टर में जितने भी डिफरेंस है सारे को क्या कर दिया, तार तार बिखेर दिया हमने एक एक को। ठीक है, तो आज हम क्या शुरू करने वाले? प्रोकैरियोटिक सेल की संरचना को शुरू करने वाले हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल की संरचना में देखो, आप पहले तो आप हेडिंग डालो प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना। असीम केंद्र की कोशिका की संरचना, हिंदी मीडियम वाले लिखिए असीम केंद्र की कोशिका की संरचना, और प्रोकैरियोटिक और इंग्लिश मीडियम वाले लिखिए प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रोकैरियोटिक को हिंदी में बोलते हैं असीम केंद्र की। तो हेडिंग लिखिए आप स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, असीम केंद्र की कोशिका की संरचना। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें किसको शामिल किया जाता है? इसमें शामिल किया जाता है किसको? मोनेरा। मोनेरा किंगडम। कैमरे वाले भैया तो कृपया देख करके बताए कि साफ दिखाई दे रहा है क्या? मोनेरा किंगडम। ठीक है, मोनेरा किंगडम। और जो मोनेरा किंगडम होता है उसमें मेनली कौन आते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया शामिल है इसमें। तो सारे के सारे जो बैक्टीरिया, यहाँ पर देखो आपको जो प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर बताई जाएगी ना, तो बैक्टीरिया जहां पर सेकंड चैप्टर 11th का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो जो वहां पर बैक्टीरिया की जो सेल है वो सारा का सारा बैक्टीरिया के बारे में वो आपको आधा मोनेरा जगत तो यहीं पर करवा दिया जाएगा। बताया ना, जब सेल बायोलॉजी पढ़ाना तो उसके साथ साथ में बाकी चैप्टर चल, डायवर्सिटी चल रही, इकोलॉजी सब कुछ चल रहा है साथ में, मोलिकुलर बायोलॉजी। ठीक है, तो बैक्टीरिया सारे के सारे क्या होते हैं? शामिल। तो एक एक करके हम पॉइंट देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो जैसे कि शुरू में बता दें कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो तुलनात्मक रूप से आप आकार में क्या होती है? छोटी होती। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल क्या होती है? बड़ी होती है। तो ये साइज में तो क्या होती है? साइज में क्या होती है? छोटी। लेकिन ये क्या करती है? विभाजन, तीव्र विभाजन, तीव्र विभाजन करती है, तीव्र विभाजन करती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, एनसीईआरटी का एग्जांपल दूंगा कि जैसे ह्यूमन की जो सेल है उसको 1 से 2 होने में कितना टाइम लगता है? 24 घंटे लगते हैं, 1 दिन लगता है उसको। लेकिन जैसे ही जो इकोलाई बैक्टीरिया होता है उसको 1 से 2 होने, मतलब उसका जो सेल साइकिल पूरा करने में कितना समय लगता है? 20 मिनट। तो देखो कहां पर तो 20 मिनट है और कहां पर 24 घंटे। यूकैरियोटिक सेल को कितना टाइम लग रहा है? और प्रोकैरियोटिक सेल क्या छोटी है, तो उसको क्या डिवाइड करने में कम समय लगेगा। तो साइज में क्या होती है? छोटी, लेकिन विभाजन की दर क्या होती है? इनकी तीव्र होती है। अब जो अगला नेक्स्ट पॉइंट है कि इनका आधारभूत, आधारभूत संगठन क्या होता है? समान। आधारभूत तो संगठन क्या होता है? समान। लेकिन कार्य व आकार, सॉरी आकृति, कार्य व आकृति में क्या दर्शाती है? भिन्नता दर्शाती है। आधारभूत संगठन तो इनका क्या होता है? सेम। जैसे सब में क्या होगा? वो न्यूक्लियोइड पाया जाएगा,
वो सेल ऑर्गेनल नहीं पाए जाएंगे। तो आधारभूत संगठन तो क्या इनका समान, लेकिन कार्य व आकृति की दृष्टि से क्या होती है, ये से अलग अलग होती है। ठीक है। अब जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है मोनेरा किंगडम में, वहां पर एक बहुत ही शानदार लाइन लिख रखी है कि इनका शारीरिक संगठन तो क्या होता है, शारीरिक संगठन, शारीरिक संगठन तो क्या होता है, सरल। लेकिन जो इनमें उपापचय होती है, उपापचय होती है, उपापचय क्या होती है इनमें, जटिल पाई जाती है। यह कहाँ का पॉइंट है, एनसीईआरटी का पॉइंट है। कहां पर देखने मिलेगा आपको, मोनेरा जगत बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। शारीरिक संगठन में क्या होता है इनका, सरल। जैसे कि यूकेरियोटिक सेल में अलग से रेस्पिरेशन को चलाने के लिए अलग से माइटोकॉन्ड्रिया है, फोटोसिंथेसिस को चलाने के लिए अलग से क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, प्रोटीन बनाने के लिए अलग से क्या है वहां पर राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सब कुछ अलग अलग है। तो जैसे यूकेरियोटिक सेल में सब कुछ आपको देखने नहीं मिलेगा, तो उनका जो शारीरिक संगठन है वो तो क्या हुआ, सरल। लेकिन उपापचय क्या है, जटिल। उपापचय जटिल कैसे, कि वहीं पर तो रेस्पिरेशन चल रहा है, वहीं पर फोटोसिंथेसिस कुछ बैक्टीरिया में, कुछ बैक्टीरिया में, सभी में नहीं, कुछ बैक्टीरिया में, तो वहीं पर फोटोसिंथेसिस चल रहा है। तो सारा का सारा काम जो एंजाइम यहाँ पर यूज हो रहा है वो दूसरी किसी रिएक्शन में जाकर क्या हो सकता है, इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये सारा का सारा काम कैसे, जटिल है ना। तो उपापचय क्या है इनमें, जटिल, और शारीरिक संगठन क्या इनमें, सरल। तो ये पॉइंट कहां पर मिलेगा आपको, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। ठीक है। और अब इनमें 4 प्रकार की शेप या आकृति, हिंदी में बोले तो क्या, आकृति देखने पाई जाती है। 4 प्रकार के इनमें क्या पाई जाती है, आकृति पाई जाती है। नोट साइज, साइज नहीं लिखा है मैंने, क्या लिखा है, शेप लिखा, आकृति। आकृति कैसी होती है, इनमें 4 प्रकार की आकृति होती है। तो वो 4 प्रकार की आकृति देखो कौन कौन सी है। तो वो 4 प्रकार की आकृति कौन कौन सी है मैं आपको आज बता करके रहूंगा। तो वो 4 प्रकार की आकृति है। पहली तो है गोलाकार, पहली तो होती है गोलाकार, गोलाकार। इसको बहुवचन में तो बोलते हैं कोकाई, क्या बोलते हैं बहुवचन, इसको बोलते हैं क्या, कोकाई। लेकिन एक वचन में इसकी बात करें, अकेले की बात करें तो क्या बोला जाएगा इसको, कोकस, कोकाई या कोकस। तो ये कैसे देखने मिलेगा आपको, राउंड राउंड देखने मिलेंगे ऐसे, ऐसे बैक्टीरिया। तो ऐसे बैक्टीरिया की शेप जो होती है गोलाकार, बहुवचन को क्या बोला जाएगा, कोकाई, एक वचन को क्या बोला जाएगा, कोकस बोला जाएगा। ठीक है। दूसरा होता है इनमें जो छड़ाकार, छड़ाकार या दंडाकार, रोड शेप बैक्टीरिया, रोड शेप बैक्टीरिया, छड़ाकार या दंडाकार। तो यहां पर बहुवचन को तो बोला जाएगा बेसिलाई, बहुवचन को तो बोला जाएगा बेसिलाई, और एक वचन को बोला जाएगा बेसिलस, एक वचन को बोला जाएगा क्या, बेसिलस। तो देखो ये कैसे देखने मिलेंगे आपको, ऐसे देखने मिलेंगे, सड़क के जैसे रोड शेप, जैसे रोड होती है ना वैसे। ठीक है। तो दूसरी शेप हुई। तीसरी है सर्पिलाकार, तीसरी जो है वो होती है सर्पिलाकार, बहुवचन को बोलेंगे स्पाइरिली, स्पाइरिली, और एक वचन को बोलेंगे स्पाइरिलम, स्पाइरिलम। कौन सा रम, कौन सा रम, स्पाइरिलम। तो ये देखो कैसे देखने मिलेंगे आपको, सर्पिलाकार, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है। और जो चौथा है, चौथा होता है विब्रियो, विब्रियो या कोमाकार। से कोमा होता है ना, कोमा, कोमा लगाते हो हिंदी में, वैसे विब्रियो या कोमाकार। जैसे यहां पर ये विब्रियो जो लिख रखा है वो तो क्या है, बहुवचन, और एक वचन को क्या बोला जाएगा यहां पर, विब्रियम, विब्रियम, विब्रियम। कैसे होंगे, जैसे कोमा होता ना ऐसे,
ऐसे जैसे कोमा लगाते हैं हम वैसे। तो ये 4 प्रकार की इनकी क्या है शेप, गोलाकार, छड़ाकार, सल्पिराकार और विब्रियो। तो ये 4 प्रकार की इनमें क्या देखने मिलती है, 4 प्रकार की क्या देखने मिलती है। एक मिनट आप इसको नोट करो। कोमाकार, 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 ठीक है। तो विब्रियो या कोमाकार। तो बहुवचन को तो क्या बोलते हैं इनको, विब्रियो। बहुवचन को तो क्या बोलेंगे, विब्रियो। और एक वचन को क्या बोलेंगे इनको, विब्रियम, विब्रियम। एक वचन क्या बोलेंगे इसको, विब्रियम। तो 4 प्रकार की क्या है शेप है, ठीक है। तो ये आप इसको क्या करो, नोट करो। तब तक मैं साइड में हट जाता हूं, आप इसको पॉज करो और नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, आपने लिख लिया होगा इसको। ठीक है, ये तो मैंने कुछ कैरेक्टर देख लिए किसके, प्रोकैरियोटिक सेल के। अब हम सेल का एक फंडामेंटल जो डायग्राम वो बनाने जा सकते, जैसे कि सभी के सब जैसे क्या क्या स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है, कौन कौन सी सेल बाउंड्री होगी। तो जैसे देखिए हम डायग्राम बनाते हैं सेल का। सेल का मैंने में क्या बनाया, ये डायग्राम, चित्र, चित्र बना रहे हम। तो ये तो क्या है, प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसकी ये आपको क्या दिखा दे रहे, सेल वॉल। जैसे एनिमल में, जैसे प्लांट में क्या होती है, बारी बार की जो आउटर बाउंड्री होती है वो क्या होती है, सेल वॉल होती है। वैसे बैक्टीरिया में भी क्या देखने मिलेगी, सेल वॉल देखने मिलेगी। लेकिन यहां पर बैक्टीरिया फिर प्रोकैरियोटिक सेल में क्या जाता है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि सेल वॉल के बाहर एक अन्य परत और पाई जाती है। सेल वॉल के बाहर एक अन्य परत और पाई जाती है जिसका नाम क्या होता है, ग्लाइकोकेलिक्स। कौन सा कैलिक्स, ग्लाइकोकेलिक्स, ठीक है। तो ये तो कौन सी परत है, ग्लाइकोकेलिक्स। अंदर वाली कौन सी है, सेल वॉल। और सेल वॉल के नीचे जैसे कौन सी परत पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन। वैसे बैक्टीरिया में कौन सी परत पाई जाएगी, सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन। तो ये देखो क्या देखने मिल रही है आपको, सेल मेम्ब्रेन। लेकिन जहां पर डिफरेंस मैंने बताया था, डिफरेंस क्या बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसकी सेल मेम्ब्रेन क्या दर्शाती है, अंतर्वलन दर्शाती है। अंतर्वलन कौन कौन से, अंतर्वलन कौन कौन से, एक तो क्रोमेटोफोर, एक मीजोसोम। क्रोमेटोफोर का रिलेशन किससे, फोटोसिंथेसिस, और मीजोसोम का रिलेशन किससे, रेस्पायरेशन से। तो ऐसे आपको अंदर की तरफ क्या देखने मिलेंगे, ये अंतर्वलन देखने मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो क्या है, क्रोमेटोफोर। यहां पर क्या लगे रहेंगे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लेयर लगे रहेंगे। इस कारण ये क्या किससे रिलेटेड है, प्रकाश संश्लेषण से, फोटोसिंथेसिस से। और यहां पर ऐसे आपको और अंतर्वलन देखने मिलेंगे। ये क्या है, मीजोसोम। अब मीजोसोम में ये अंतर्वलन भी 3 टाइप के हो सकते हैं। जैसे पटलिका के रूप में, मतलब लेमिली के रूप में हो सकता है, ऐसे ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में हो सकता है, और ऐसे वेसाइकल के फॉर्म में भी ये हो सकता है। ये तीनों की तीनों क्या है, ये मीजोसोम। ये वैसे इनके रूप क्या है, अलग अलग। यहाँ पर क्या लगे रहेंगे, रेस्पिरेटरी एंजाइम, जो रेस्पिरेशन में क्या करेंगे, सहायता करेंगे। तो ये क्या है, अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये 3 परतें, तो ये 3 परतें कौन कौन सी, बाहर की तरफ तो कौन सी परत है, ये बाहर की तरफ कौन सी परत है, ग्लाइकोकेलिक्स। कौन सा कैलिक्स, ग्लाइकोकेलिक्स, ग्लाइकोकेलिक्स। और उससे अंदर की तरफ कौन सी परत है, फिर सेल वॉल, कोशिका भित्ति। और ये अंदर कौन सी परत है, फिर ये अंदर ही अंदर ये वाली सेल मेम्ब्रेन। ये कौन सी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन। तो इन तीनों परतों को मिलाकर के ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन क्या बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है, इनको कोशिकीय आवरण बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, कोशिकीय आवरण, कोशिकीय आवरण बोला जाता है इनको। सेल एनवलप, सेल एनवलप बोला जाता है इनको। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो,
सेल एनवलप, सेल एनवलप कोशिकीय आवरण। तो ये तो सेल की क्या है, आउटर बाउंड्री। प्लांट में कितनी देखने मिलती है, सिर्फ 2, एनिमल में 1 मिलती है, लेकिन बैक्टीरिया में कितनी मिलती है, 3। अंदर के अंदर सेल मेम्ब्रेन, उसके बाहर सेल वॉल और बाहरी बाहर ग्लाइकोकेलिक्स। समझ में आया। और ये जो तीनों की तीनों आपको देखने मिल रही है, ये तो क्या है लेमिली, ये ट्यूब्यूल, ये क्या है वेसाइकल, ये तीनों की तीनों क्या है मीजोसोम। तो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, मीजोसोम दिखाई दे रही है। कौन सी सोम रे, मीजोसोम, ये तीनों वाली, ये तीनों क्या है मीजोसोम है। और ये जो आपको यहां पर दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर। समझ में आया, ठीक है भाई, समझ में आया तो अच्छी बात है। अब इनकी सेल मेम्ब्रेन से कुछ अतिवृद्धियां भी निकली रहती है। सेल मेम्ब्रेन से निकलती कहां से, वो सेल मेम्ब्रेन से, लेकिन निकलती हुई दिखाई कहां से देती है, वो सेल वॉल से। निकलेगी कहां से, वो निकलेगी कहां से, सेल मेम्ब्रेन से, लेकिन निकलती हुई दिखाई कहां से देगी, वो सेल वॉल से। तो देखो जैसे कि आपने इसका नाम तो सुना होगा, नाम तो ऐसे सुना होगा, ये क्या है, फ्लैजिला। कौन सा जिला, ये क्या, फ्लैजिला। ऐसे लंबी सी संरचना होती है बाल के जैसी, ये क्या है, फ्लैजिला, जो क्या करेगी, इसको लोकोमोशन प्रोवाइड करेगी। और फ्लैजिला के अतिरिक्त दो संरचना और पाई जाती है, जो इसकी आउटर बाउंड्री से या फिर इसकी सेल वॉल से निकलती हुई क्या निकलती हुई दिखाई देती है। ऐसे, ये देखो ऐसे, ये इसको बोलते हैं पिलाई। क्या पिलाई, पिलाई। ये पिलाई तो क्या होगी, लंबी होगी सर, दिखाई कैसे देगी, लंबी दिखाई देगी। और पिलाई से छोटी संरचना और होती है, जिसको बोला जाता है फिम्बरी, फिम्बरी। पिलाई तो क्या होगी, आकार में लंबी, साइज में लंबी होती है, और जो फिम्बरी है वो क्या होती है, साइज में छोटी। तो ये 3 क्या होती है, अतिवृद्धि होती है, जो सेल की सेल वॉल से बाहर निकलती हुई दिखाई देती है, पिल्ली, फिम्बरी और फ्लैजिला। कोशिका सतही संरचनाएं, कोशिका सतही संरचना, सेलुलर अपेंडेजेस बोलते हैं तीनों को, कोशिका सतही संरचना, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेलुलर अपेंडेजेस। तो इसकी आउटर बाउंड्री देख ली, आउटर बाउंड्री से निकलने वाली संरचना देख ली। अब जो अंदर बच गया वो उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म है। ये आपको जो अंदर दिखाई दे रहा है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। और साइटोप्लाज्म देखो, इनका क्या क्या संरचना देखने मिलेगी। साइटोप्लाज्म में कितनी संरचना देखने मिलेगी, 5 संरचनाएं। कितनी, 5 संरचनाएं देखने मिलेगी। तो पहली संरचना का नाम तो आपको अच्छी तरह पता ही होगा, इनका ये क्या, जेनेटिक मटेरियल, जिसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड बोला जाता है, जो कि साइटोप्लाज्म में ऐसे क्या रहता है, बिखरा हुआ रहता है। तो ये तो क्या, न्यूक्लियोइड बोला जाता है इसको। और इसका एक और नाम है जीनोफोर बोला जाता है, जीनोफोर बोला जाता है। और भी आपको मैंने 4-5 नाम लिखा है, जैसे इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोला जाता है, वो सब के सब, ठीक है, न्यूक्लियोइड, जीनोफोर। तो ये तो क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के अलावा और क्या देखने मिलेगा, ऐसी संरचनाएं डीएनए के अलावा। ये तो कौन सा डीएनए, जीनोमिक डीएनए, जहां पर इसकी कार्य से संबंधित जीन पाए जाते हैं। कार्य से संबंधित जीन, जैसे रेस्पिरेशन से संबंधित, मतलब जो भी कार्य एक्टिविटी करता है जीव, वो सारे के सारे जीन कहां पर पाए जाएंगे, न्यूक्लियोइड पर, जीनोफोर डीएनए पर। लेकिन उसके अलावा इनमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है। किनमें, बैक्टीरिया में पाया जाता है। और किसी में, जैसे कि हमारे अंदर ऐसा कुछ सिस्टम देखने नहीं मिलेगा, जैसे कि क्रोमोसोम या मेन जीनोमिक डीएनए के अलावा और डीएनए खंड जो पाया जाता हो, जिसका रिलेशन किससे न हो, जीव की कार्य की क्षमता से न हो। लेकिन बैक्टीरिया में ऐसा देखने मिलता है, जिसको क्या बोला जाता है, प्लाज्मिड बोला जाता है, प्लाज्मिड। ये डीएनए क्या है, खंड है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होते हैं, राउंड होते हैं। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बायोटेक में पढ़ाया जाएगा। इसको वेक्टर के रूप में भी यूज किया जाता है, वेक्टर के रूप में यूज किया जाता है। वेक्टर क्या है, ये सारा का सारा बायोटेक में देखेंगे इसको, वेक्टर क्या होता है। वेक्टर वो फिजिक्स वाला वेक्टर नहीं, वो ये वेक्टर दूसरा है। तो 2 संरचना हो गई, एक तो न्यूक्लियोइड हो गया, एक प्लाज्मिड हो गया। और इसके अलावा क्या पाया जाएगा, ऐसे राइबोसोम। लेकिन ये राइबोसोम कौन से, 70S टाइप के राइबोसोम है,
बताया था ना, प्रोकैरियोटिक में तो कौन से पाए जाते हैं, सिर्फ 70S, और यूकैरियोट्स में 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम देखने मिलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहां पर ऐसे कुछ बताया था ना डिफरेंस में, गैस वैक्यूल सिर्फ किन में पाई जाती है, गैस वैक्यूल सिर्फ प्रोकैरियोट्स में देखने मिलती है, जो इनको क्या करती है, उत्प्लावकता प्रदान करती है, जिससे ये वाटर बॉडी की सरफेस पर आ सके और क्या, प्रकाश को क्या कर सके, ग्रहण कर सके। तो ये क्या है, गैस वैक्यूल, गैस, ये क्या है, गैस वैक्यूल। ठीक है, ये गैस वैक्यूल दिखाई दे रहा है आपको। इसके अलावा कुछ ऐसे इंक्लूजन बॉडी, ये क्या है, इंक्लूजन बॉडी, जिनमें क्या रहेगा, फूड स्टोर रहता है। तो ये कितने स्ट्रक्चर हो गई, 3 4, 3 4 और एक ये 5वीं 70S टाइप के राइबोसोम। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल की क्या है कि बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, जिसमें 3 तो आपको सेल बाउंड्री देखने मिलेगी, बारी बार ग्लाइकोकेलिक्स, अंदर चले तो सेल वॉल, और उससे अंदर चले तो सेल मेम्ब्रेन। लेकिन वो सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ क्या बनाती है, अंतरवलन बनाती है। अंतरवलन भी 2 टाइप के, तो क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर का रिलेशन तो किससे, क्रोमेटोफोर का रिलेशन तो किससे भाई, फोटोसिंथेसिस से इसका रिलेशन तो। और दूसरा टाइप का जो अंतरवलन है उसको क्या बोलते हैं, मीजोसोम, इसका रिलेशन किससे, रेस्पिरेशन से। क्या है रिलेशन इसका, दोनों क्या समवर्ती संरचना है किसके, ये तो किसके समवर्ती है, क्लोरोप्लास्ट के, और ये किसके समवर्ती है, माइटोकॉन्ड्रिया के, क्योंकि इनका कार्य क्या है, सेम। समझ में आया। और अंदर चले तो फिर हमने क्या देखा, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में कितनी संरचना आपको देखने मिल रही है, 5 संरचनाएं। एक तो क्या उनका मेन जीनोमिक डीएनए, जिसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का खंड देखने मिला, जिसको क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मिड। इसका, इस पर देखो अलग अलग जीन पाए जाते हैं, और अलग अलग प्लाज्मिड भी, हम जब प्लाज्मिड टॉपिक आएगा ना आगे तो उसके बारे में हम देखेंगे। प्लाज्मिड के अलावा इंक्लूजन बॉडी, जिसमें क्या रहेगा, फूड स्टोर रहेगा, और गैस वैक्यूल, और 70S राइबोसोम, जो क्या करेंगे, इनके प्रोटीन का संश्लेषण करेंगे। तो आप इस डायग्राम को अच्छी तरह से बनाओ, मैं साइड में हट जाता हूँ, वीडियो को पॉज करो, इस डायग्राम को बनाओ। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। ठीक है, तो आपने ये डायग्राम बना लिया होगा। और देखो, जब थोड़ी ये जो वीडियो आई थी, 10वें नंबर की जब वीडियो आई थी ना, तब एक कमेंट आ रहा था कि 2 महीने बाद में चैनल को बंद करोगे, तो इससे अच्छा तो अभी कर दो इसको। तो मैं आपको बता दूं कि इतनी टेंशन तो हमारी, हम खुद को नहीं, तो आपने इतनी टेंशन क्यों पाल रखी है। आपको तो सामने लेक्चर आ रहे, तो आप उसको क्या करो, देखते चलो, अपना काम करते चलो, क्यों फालतू के चक्कर में पड़ते हो। कब बंद करना है, कब चालू करना है उसको, तो वो तो हम डिसाइड करेंगे कब बंद करना है। बंद नहीं होगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। समझे कि नहीं बात को। हाँ, तो समझ गए तो अच्छी बात है। तो फिर आप अगली हेडिंग डालो, कोशिकीय आवरण, कोशिकीय आवरण, ये कोशिकीय कोशिकीय आवरण, सेल एनवलप, सेल एनवलप, कोशिकीय आवरण। ठीक है, सेल एनवलप बोलते हैं इसको हिंदी में, इंग्लिश में सेल एनवलप। कौन सा वलप, सेल एनवलप। ठीक है, अभी जो सेल एनवलप है वो 3 परतों से मिलकर के बना होता है। वो 3 परतें क्या है, दृढ़ता से शक्ति से बंधी हुई है, दृढ़ता और शक्ति से बंधी हुई है। यह 3 भिन्न भिन्न परतों से मिलकर बना होता है, जो कि दृढ़ता से
दृढ़ता से बंधित होती है। दृढ़ता से दृढ़, यह तीन भिन्न भिन्न परतों से मिलकर बना होता है जो कि दृढ़ता से बंधित होती है। ठीक है, अभी बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ कौन कौन सी परतें ये? पहले नंबर तो कौन सी है? ग्लाइको ग्लाइकोकेलिक्स। दूसरे नंबर पर को क्या आएगी? कोशिका भित्ति। और तीसरे नंबर पर क्या आएगी? कोशिका झिल्ली। इसको तो बोलते हैं सेल वॉल और इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और ग्लाइकोकेलिक्स को तो ग्लाइकोकेलिक्स ही बोलेंगे, इसे लेकिन लिख देता हूं मैं ग्लाइकोकेलिक्स। तो ये तीन परतें हैं, आप इनको लिखो, तीनों परतों का नाम। यह तीन परतों से, यह तीन भिन्न भिन्न परतों से मिलकर बनी होती है जो कि दृढ़ता से बंधित होती है। तो बाहर से अंदर की तरफ कौन सी है? ग्लाइकोकेलिक्स, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। ठीक है, ये तीनों परतें हैं। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको बता दूं। इंपॉर्टेंट लाइन देखो वो क्या है? इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? ये तीनों परतें जो है संगठन व कार्य की दृष्टि से, संगठन व कार्य की दृष्टि से, संगठन व कार्य की दृष्टि से क्या भिन्नता दर्शाती है? संगठन व कार्य की दृष्टि से तो क्या क्या दर्शाएगी? भिन्नता। लेकिन सिंगल लाइन में आंसर पूछा जाए कि ये तीनों परतें मिलकर के काम क्या कर रही है, तो तीनों परतें मिलकर के किसका काम कर रही है? सुरक्षात्मक इकाई का कार्य कर रही है। तो ये तीनों परतें मिलकर के, लेकिन तीनों परतें मिलकर सुरक्षात्मक इकाई का कार्य करती है। सुरक्षात्मक इकाई का संगठन व रासायनिक संगठन लिखो इनका, रासायनिक संगठन व कार्य की दृष्टि से भिन्नता दर्शाती है, लेकिन तीनों परतें मिलकर सुरक्षात्मक इकाई का कार्य करती है। समझ गए कि नहीं बात को? ठीक है, तो ये तो क्या इनका एक थोड़ी सी क्या थी इंपोर्टेंट लाइन। अब इसको लिखने के बाद में क्या करेंगे? तीनों परतों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। पहले ग्लाइकोकेलिक्स पढ़ेंगे, फिर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन। किए आवरण, ये आवरण कितने बताए मैंने? ये आवरण कितने बताए आपको? तीन। एक तो ग्लाइकोकेलिक्स, कौन सा केलिक्स? ग्लाइकोकेलिक्स। एक है सेल वॉल और तीसरा है क्या? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है भाई, ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो ग्लाइकोकेलिक्स है, इसकी भिन्न भिन्न जीवाणु में कार्य व मोटाई में क्या होती है? भिन्नता होती है। कार्य और मोटाई में क्या होती है? भिन्नता होती है। तो मोटाई के आधार पर कितनी होती है? कार्य और मोटाई के आधार पर कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक को तो बोला जाता है कैप्सूल लेयर, दिख रहा है कैप्सूल
लेयर, कैप्सूल, कैप्सूल हिंदी बोले तो इसको बोलते हैं संपुट, संपुट। और एक होती है स्लिम लेयर, हिंदी में बोले तो अवपंक परत, अवपंक परत, ठीक है। स्लिम लेयर, श्लेष्मी परत भी बोलते हैं इसको, श्लेष्मी परत, अवपंक परत या श्लेष्मी परत, ठीक है भाई। एक तो कैप्सूल परत है और एक क्या है, श्लेष्मी अवपंक परत। अब ये जो कैप्सूल परत है ये क्या होती है, मोटी और कठोर होती है, मोटी और कठोर होती है कैप्सूल परत। दोनों को मैं अलग अलग कर देता हूँ अंडरलाइन। एक तो कैप्सूल लेयर है और एक कौन सी है, स्लिम लेयर या अवपंक परत। अब जो कैप्सूल लेयर है वो क्या होती है, मोटी परत है, सेल वॉल के बाहर पाई जा रही है, मोटी परत है। अब देखो जब बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, एंटीबॉडी होती है। तो वो सॉरी सेल WBC होती है, तो वो WBC क्या करती है, उसके एंटीजन के अगेंस्ट क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। तो वो कब बनाएगी, जब उसकी सेल, जो सेल मेम्ब्रेन है, एंटीजन की सेल मेम्ब्रेन पर अलग अलग प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती है। तो हमारी WBC उन प्रोटीन्स को पहचानेगी, तब उनके अगेंस्ट क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी। लेकिन कैप्सूल परत के कारण वो सारी की सारी जो प्रोटीन है, सेल मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाली जो प्रोटीन है वो क्या होती है, ढक जाती है। इस कारण से जो WBC है वो उसके अगेंस्ट क्या करने नहीं कर पाती, एंटीबॉडी नहीं बना पाती, और वो बैक्टीरिया हमारे अंदर आकर के फिर क्या फैलाएगा, रोग फैलाएगा। तो पहली बात तो ये क्या कहते हैं, WBC सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरी बात, जिन जीवाणु में पाई जाएगी, जिन जीवाणु में पाई जाएगी, जीवाणु के उस प्रभेद को, उस स्ट्रेन को बोला जाता है क्या, एस स्ट्रेन या स्मूथ, स्मूथ स्ट्रेन, ठीक है, एस या स्मूथ स्ट्रेन, ठीक है। जैसे आ रहा ना अभी कोरोना का चल रहा है, पहले तो कोरोना का दूसरा प्रभेद था, अब उसने अपना रूप बदल करके अब अलग, प्रभेद का मतलब होता है मतलब अलग अलग रूप, एक ही जीव के अलग अलग स्वरूप। तो पहली बात इनकी, इसके फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, WBC से सुरक्षा, WBC से सुरक्षा। अब ये दो प्रकार की, एक तो एस प्रभेद जिनमें पाई जाएगी, एस प्रभेद जो बैक्टीरिया कौन से होंगे, जिनमें ये प्रति कैप्सूल लेयर क्या होगी, लेयर प्रेजेंट होगी। और ये ऐसे जो जिनमें कैप्सूल लेयर प्रेजेंट होगी वो कैसे होंगे, उग्रकारी, उग्रकारी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इसके लिए एक शब्द यूज कर रखा है, उग्रकारी या फिर रोगकारी, उग्रकारी या फिर रोगकारी, उग्रकारी और रोगकारी एस प्रभेद, जो एस प्रभेद वाली जो है। और दूसरा है आर प्रभेद, आर प्रभेद, आर का मतलब है यहां पर रफ, खुरदरा, एस का मतलब है यहां पर चिकना प्रभेद और आर का मतलब है खुरदरा प्रभेद, खुरदरा प्रभेद। शायद मुझे लग रहा है कि आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो आर प्रभेद, आर प्रभेद जिसमें कैप्सूल लेयर, कैप्सूल लेयर क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी। और जिनमें कैप्सूल लेयर एब्सेंट रहेगी वो कैसे होते हैं, अनुग्रकारी, अनुग्रकारी और या अरोगकारी, ये रोग नहीं फैलाएंगे, ठीक है। आप यहां पर लिख लेना, एस प्रभेद का मतलब है चिकना प्रभेद और आर प्रभेद का मतलब है खुरदरा प्रभेद, ठीक है। तो ये तो किसकी बात हुई, कैप्सूल लेयर की, जो बैक्टीरिया को क्या प्रोवाइड करती है, उसको हमारे इम्यून सिस्टम से बचाने का कार्य कर रही है। और जो दूसरी परत है, ये जो दूसरी परत है वो किसकी बनी होती है, म्यूको पॉलीसेकेराइड की, म्यूको पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, म्यूको पॉलीसेकेराइड। अब ये जो म्यूको पॉलीसेकेराइड होते हैं, चिपचिपा पदार्थ होता है, लस लसा, जैसे भिंडी होती है ना, भिंडी, भिंडी में जो वो चिपचिपा सब्सटेंस निकलता है वो क्या होता है, वो म्यूको पॉलीसेकेराइड होता है। तो जो म्यूको पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, म्यूको पॉलीसेकेराइड की जल बंधन, वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा। तो इसकी जल बंधन क्षमता, इसकी जल बंधन क्षमता ज्यादा होती, और जल बंधन क्षमता ज्यादा होने के कारण क्या करती है, इसको बैक्टीरिया को सूखने से वह
बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है। सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये किसके काम हुए? स्लिम लेयर के काम हो गए। तो हमने ये किसको देख लिया? ग्लाइकोकेलिक्स लेयर को देख लिया। अब ग्लाइकोकेलिक्स को देखने के बाद में हम अगली परत पर चलते हैं, जिसका नाम क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल पर जा रहे हैं, कोशिका भित्ति पर जा रहे हैं। अब ये जो कोशिका भित्ति है मेनली किससे बनी होगी? मेनली किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। और इसका जो फंक्शन की बात करें तो एक फंक्शन तो मिले डिफरेंस में। जब हमारे साथ कौन आए थे? राहुल सर आए थे। तो मैंने आपको बताया था कि फंक्शन में सेल वॉल का एक फंक्शन क्या होता है? शेप मेंटेन करके रखना, शेप मेंटेन करके रखना। और एक क्या करती है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब यांत्रिक सामर्थ्य। जैसे हमारे बॉडी है, उसको यांत्रिक सामर्थ्य प्रोवाइड कौन कर रहा है? अंदर से कंकाल प्रोवाइड कर रहा है। वैसे ही जो ये सेल है उसको यांत्रिक सामर्थ्य प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? सेल वॉल का। शेप मेंटेन करने का, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का। और एनसीईआरटी में ही दो इसके फंक्शन और है, मैं आपको बताता हूं कि ब्रस्टिंग मतलब सीधी सीधी बात करें तो फटने से बचाती है। फटने से बचाना कब? जब इसको रखा जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। एक काम तो क्या? शेप मेंटेन, दूसरा मैकेनिकल सपोर्ट, तीसरा बर्स्टिंग मतलब फटने से बचाती है। कब? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा। देखो ये क्या लफड़ा है, मैं आपको समझाता हूं कि मान लो कि बैक्टीरिया है, ये इसको रख दिया कहां पर? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। अब हाइपोटोनिक क्या है, हाइपरटोनिक क्या है? मतलब इसमें सोल्यूट का अमाउंट क्या होगा? इसमें कम, और इसमें सोल्यूट का अमाउंट क्या होगा? ज्यादा। तब ये जो सॉल्यूशन है उसके कंपेरेटिवली क्या होगा? हाइपोटोनिक, अल्प पराशरी। जब इसमें रखा जाएगा तो ये जो सॉल्यूशन है वो सेल के अंदर एंटर करेगा, और सेल क्या करेगी? फूलेगी, और फूलते फूलते वो क्या हो सकती है? फट सकती है। लेकिन उसके अगेंस्ट बाहर क्या है? सेल वॉल भी तो है, तो उसको फटने से क्या करेगी? बचाएगी। लेकिन दूसरी बात करें तो इसको कोलैप्स होने से, कोलैप्सिंग का मतलब है अगर हम इसको रख दे कहां पर? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो ये क्या होगा? इसका जो अंदर का प्रोटोप्लाज्म वो बाहर आने की कोशिश करेगा, और जो सेल का प्रोटोप्लाज्म वो अंदर से श्रिंक होने लगेगा। तो उसके अगेंस्ट भी क्या करेगी? सेल वॉल उसको रेजिस्टेंस करेगी, उसको रोकने की कार्य करेगी। ठीक है, तो इसको जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेगा तो क्या करेगी? फटने से बचाने का कार्य करेगी। और जब इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा तो इसको सेल को कोलैप्सिंग मतलब श्रिंक होने से क्या करेगी? ये बचाएगी। ठीक है, अब एक लाइन और मैं आपको बता दूं, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग, स्टेन के आधार पर ये जो बैक्टीरिया है वो कितने प्रकार के थे? दो प्रकार। एक तो ग्राम पॉजिटिव, इसका जिक्र पहले भी आ चुका है, ग्राम पॉजिटिव, और एक दूसरा है ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव में तो ये क्या होती है? सेल वॉल सिर्फ एक परत में पाई जाती है, और वो किसकी बनी होगी? पेप्टिडोग्लाइकेन। लेकिन ये जो ग्राम पॉजिटिव है उसमें जो सेल वॉल वो क्या थी? दो परतों में पाई जाती है। जो आंतरिक परत है, इनर तो किसकी होगी? पेप्टिडोग्लाइकेन। और जो आउटर है वो होगी पॉलीसैकेराइड। आंतरिक परत तो पेप्टिडोग्लाइकेन, और आउटर लेयर किसकी होगी? लिपोपॉलीसैकेराइड की। ठीक है, तो ये तो किसकी बात है? कि सेल वॉल की बात हुई। अब एक लास्ट में आखिर में एक चीज और लिखवा देता हूं मैं आपको कि माइकोप्लाज्मा में
सेल वॉल एब्सेंट, और आर की बैक्टीरिया में सेल वॉल जो है वो क्या होती है, जटिल होती है। लिख लेना आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा है कि माइकोप्लाज्मा मतलब सेल वॉल एब्सेंट होती है, और दिखाई दे रहा है, शायद मुझे लग रहा है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप क्या करो, इसको मैं बोल दे रहा हूं, आप इसको लिख लो कि माइकोप्लाज्मा में तो सेल वॉल एब्सेंट होती है, और आर की बैक्टीरिया में जो सेल वॉल वो क्या होती है, जटिल होती है, स्यूडोम्यूरिन की पाई जाती है, स्यूडोम्यूरिन की पाई जाती है। तो आप इसको लिख लो, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो माइकोप्लाज्मा में तो सेल वॉल एब्सेंट और आर की बैक्टीरिया में सेल वॉल जटिल प्रकार की, वो स्यूडोम्यूरिन की पाई जाती है। ठीक है, तो ये सेल वॉल की बात है। अब आगे बात करते हैं हम सेल मेम्ब्रेन की। आगे बात करते हम करेंगे सेल मेम्ब्रेन, इसका नाम क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है। तो सेल मेम्ब्रेन, जैसे सेल मेम्ब्रेन बताया था ना, सेल मेम्ब्रेन यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में समान रूप से पाई जाती है। मतलब इनकी जो सेल मेम्ब्रेन वो किसके समान होगी, यूकैरियोट्स के समान। किसकी बनी होगी, लिपोप्रोटीन्स की, लिपोप्रोटीन्स की। तो किसके समान, यूकैरियोट्स के समान। यूकैरियोट्स के समान। और कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब चयनात्मक पारगम, सेलेक्टिवली क्या होती है, परमिएबल, चयनात्मक रूप से पारगम्य। अब ये क्या बनाती है, साइटोप्लाज्म की तरफ, साइटोप्लाज्म की तरफ क्या बनाती है, अंतर्वलन, अंतर्वलन बनाती है। अंतर्वलन भी कितने, अंतर्वलन मैंने आपको बताती है, अंतर्वलन कौन कौन से, अंतर्वलन है दो। पहला अंतर्वलन तो क्या है, मीजोसोम, बताया था ना थोड़ी देर पहले आया था, मीजोसोम। ये मीजोसोम है पहला अंतर्वलन। तो ये मीजोसोम किस किस के रूप में हो सकता है, ये लेमेली के रूप में हो सकता है, लेमेली। ये वेसाइकल के रूप में हो सकता है, और ये ट्यूब्यूल्स के रूप में हो सकता है। ठीक है, अब बात करें कि मीजोसोम का फंक्शन क्या है, तो मीजोसोम का मेन फंक्शन तो क्या है, रेस्पायरेशन। और इसका एक और काम होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन। इसका काम सिक्रेशन भी होता है, सिक्रेशन भी होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन भी करवाना होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन, रेस्पिरेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, सिक्रेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, और साथ में सरफेस एरिया बढ़ाना। सरफेस एरिया भी तो बढ़ा रही है, सरफेस एरिया बढ़ा रही है, सरफेस एरिया बढ़ा रही है, और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन में क्या करती है, सहायता करती है। तो मीजोसोम के क्या ये फंक्शन। ठीक है, तो अब दूसरा जो है, दूसरा अंतर्वलन क्या होता है, दूसरा अंतर्वलन होता है क्रोमेटोफोर। दूसरा अंतर्वलन क्या है, क्रोमेटोफोर। तो मैं दूसरा अंतर्वलन लिखने की मेरे पास जगह नहीं, तो आप पहले इसको क्या करो, नोट कर लो। फिर इसके नीचे क्या लिख लेना, आप इसके नीचे लिख लेना क्रोमेटोफोर। तो मैं साइड में हट जाता हूं, आप इसको नोट करो। तो मैं साइड में हटा, आपने पोज किया, और ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो मैं दूसरा जो अंतर्वलन है वो लिख रहा हूं, मैं यहां पर लिख रहा हूं, लेकिन आपको मीजोसोम के जस्ट नीचे लिखना है, ये क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर। यहां पर क्या होता है, ग्रुप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट, फोटोसिंथेटिक के पिगमेंट क्या होते हैं यहां पर प्रेजेंट, और यही क्या है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस का क्या है, ये स्थल किस किस में, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बीजीए में पाया जाता है, और सल्फर बैक्टीरिया में पाया जाता है।
तो ये किसकी बात हुई, क्रोमेटोफोर की। तो हमने तीनों की तीनों सेल एनवलप देख लिए, पहला ग्लाइकोकेलिक, दूसरा सेल वॉल, तीसरा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में पहला अंतर्वलन तो क्या था, मिजोसोम, और मिजोसोम के जस्ट नीचे आपको क्या लिखना है, क्रोमेटोफोर। समझ में आया। तो हमने ये आज की वीडियो में देख लिया क्या, प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर देखी, जिसमें पहला जो उसके फंडामेंटल कैरेक्टर थे वो देखे, उसके बाद उसका डायग्राम बनाया, और डायग्राम बनाने के बाद में तीसरा क्या, जो सेल एनवलप, ग्लाइकोकेलिक, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन देखे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। और हमने जो अलग से सीरीज चला रखी है, कौन सी, एनसीईआरटी बाउंसर, उसमें भी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं अगली वीडियो।